हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं सभी के? एकदम बढ़िया। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी BSc फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं और हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है संरक्षी बल एवं ऊर्जा संरक्षण। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से कार्य की विभिन्न स्थितियाँ देखी। ठीक है। फिर हमने देखा ऊर्जा को पढ़ा, ऊर्जा की डेफिनेशन को मैंने समझाया आपको, और गतिज ऊर्जा को पढ़ा। स्थितिज ऊर्जा अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने शक्ति देखा, शक्ति ऊर्जा में भी मैंने अंतर समझाया आपको। ठीक है। फिर उसके बाद हमने शक्ति के कुछ विभिन्न स्थितियां भी देखी, जैसे लंबवत, जब F लंबवत होगा V के यानी वृत्ताकार गति के लिए शक्ति का मान 0 होता है, कार्य का मान नियत होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें मैंने आपको बताई है। आज चलेगी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा प्रमेय। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम इसको डेराइव करेंगे कि इसका डेरिवेशन क्या है, किस प्रकार से इसकी गणितीय विवेचना है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कार्य ऊर्जा प्रमेय अपने आप में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो देखते हैं, बिल्कुल इजी प्रमेय है, किस प्रकार से हम इसको समझते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम हेडिंग डालेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। हेडिंग है हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब देखिए, जब बात प्रमेय की होती है तो कोई भी प्रमेय है, ठीक है, वो संबंध को व्यक्त करती है, किन्हीं भी राशियों में संबंध को व्यक्त करती है। कोई भी प्रमेय, चाहे से आप गणित में ले लीजिए या आप फिजिक्स में ले लीजिए, प्रमेय है जो प्रमेय का काम क्या है, संबंध को व्यक्त करना। अब वो किसी में भी संबंध को व्यक्त कर सकती है। अब हमारे पास इस प्रमेय का नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय। यदि मैं प्रमेय शब्द को हटा दूं तो मेरे पास बचता है कार्य और ऊर्जा। और प्रमेय मैं आपको बता चुका हूं कि प्रमेय क्या बताती है, संबंध को बताती है। तो आप जब प्रमेय हटा देंगे शब्द को और आपके पास बचेगा कार्य और ऊर्जा, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय कार्य एवं ऊर्जा के मध्य संबंध बताती है। पहली बात आपके क्लियर है कि प्रमेय का मतलब क्या होता है, संबंध को व्यक्त करना। ठीक है, आपकी ये बात क्लियर है। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि रटने वाली बात नहीं है, आप प्रमेय को रख लीजिए इस प्रकार से, तो आपके पास बचता है कार्य और ऊर्जा। मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय कार्य एवं ऊर्जा के मध्य संबंध व्यक्त करती है। अब ऊर्जा भी हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक तो स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। तो मैं अब ये इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय कार्य एवं गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। मैंने बता दिया, प्रमेय का मतलब संबंध व्यक्त करना। प्रमेय को ढक लीजिए, कार्य ऊर्जा बच रहा है। ऊर्जा भी दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय कार्य एवं गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। लिखते हैं, चलिए मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय किस किस के मध्य? कार्य ऊर्जा प्रमेय कार्य एवं गतिज ऊर्जा के मध्य, गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि कार्य ऊर्जा प्रमेय जो कि संबंध को व्यक्त करती है। अब किसमें कर रही है यह? कार्य और ऊर्जा के मध्य। तो ऊर्जा में भी कौन सी? गतिज ऊर्जा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय कार्य एवं गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध व्यक्त करती है। अब वो संबंध क्या है मैं लिखता हूं, फिर समझाता हूं। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट लाइन। इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय का जो कथन है वो देखिए। इस प्रमेय के अनुसार
किसी भी पिंड या वस्तु, किसी भी पिंड या वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य, किसी भी पिंड या वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यह है हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखो एक एक लाइन को मैं डिटेल से बताऊंगा, रटने वाली कोई बात नहीं है। पहली जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपको समझ में आ गई। मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया इसको। पहले मैंने आपको प्रमेय का अर्थ समझाया कि संबंध को व्यक्त करती है। अब संबंध, ये हेडिंग है, कार्य और ऊर्जा के मध्य संबंध व्यक्त करेगी, और ऊर्जा में भी गतिज ऊर्जा के मध्य है। अब इसका स्टेटमेंट ये है, इस प्रमेय के अनुसार किसी भी पिंड या वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब आप बोलेंगे कि ये लाइन समझ में नहीं आई। बिल्कुल इसको समझाता हूं मैं। देखिए, किसी भी पिंड पर, अब देखिए बल बल के द्वारा हमें कार्य प्राप्त होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी पिंड है, मान लीजिए इसको यदि मैं थीटा एंगल के साथ, किसके साथ, थीटा एंगल के साथ इसको मैं ले जाता हूं, तो बल लगाया मैंने, थीटा एंगल के साथ बल लगाया, तो और बल लगाया तो बल के क्षैतिज घटक F cos थीटा और dx विस्थापन के गुणनफल को ही तो कार्य कहा था हमने। मतलब कि कार्य कब आ रहा है, जब हम उस पर बल लगा रहे हैं। बिना बल के क्या कार्य आ सकता है? नहीं आ सकता। ये तो वो बात हो गई कि पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती है, तो इसी प्रकार बल के बिना कार्य नहीं आएगा। तो हमें कार्य प्राप्त करने के लिए पिंड पर बल तो लगाना पड़ेगा। बल लगाएंगे तभी उसमें विस्थापन होगा, तभी उसमें क्षैतिज घटक आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, किसी भी पिंड या वस्तु पर बल लगाया तो उसमें विस्थापन हुआ और क्षैतिज घटक आया। उनके गुणनफल को क्या कह रहे हैं? कार्य कह रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये तो थी आपको समझाने वाली बात कि किसी भी पिंड या वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य का मान गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया जो कार्य है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये कहती है ये प्रमेय। अर्थात यदि मैं इसकी गणितीय रूप में देखूं, इस लैंग्वेज को गणितीय रूप में देखूं, तो क्या है, किसी भी पिंड पर बल द्वारा, ये तो बात याद ही रखना है आपको कि कार्य कब आएगा, जब हम पिंड पर बल लगाएंगे। बिना बल के कार्य संभव नहीं है। इसीलिए हम किसी भी पिंड या वस्तु पर बल लगाते हैं और हमारे को जो कार्य प्राप्त होता है, अर्थात जो कार्य प्राप्त होता है उसका जो मान है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। अब गतिज ऊर्जा को K से व्यक्त करते हैं और परिवर्तन को डेल से व्यक्त करते हैं। यह है इसमें संबंध। ठीक है जी। W बराबर डेल K, ये कहती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब ये W बराबर डेल K कैसे आया, हमें ये उत्पन्न करना है। दोबारा देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय कार्य एवं गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। ठीक है जी, समझ में आ गया? समझा दिया हूं मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इस प्रमेय के अनुसार किसी भी पिंड पर बल लगाएंगे तो ही कार्य उत्पन्न होगा। कार्य उत्पन्न हुआ वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है? तुल्य होता है। तो ये है हमारे पास कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो कि मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दी है। तो आप यहां तक नोट करें। कर लिया नोट? चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम सिद्ध करते हैं W बराबर डेल के कैसे आया। बिल्कुल आसान है, बस आप अपना जो फोकस है वो बोर्ड पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। यदि ये समझ में आ जाती है तो आगे वाले जो टॉपिक हैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। देखिए, हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है किसी भी पिंड
या वस्तु पर बल द्वारा ही कार्य होगा, उसका मान गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। देखना ये कितनी आसान तरीके से आता है। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं माना m द्रव्यमान का कोई कण है या पिंड है, माना m द्रव्यमान का पिंड, माना m द्रव्यमान का पिंड है। बिल्कुल एक एक लाइन को मैं आपको समझाऊंगा। माना m द्रव्यमान का पिंड है जिस पर F वेक्टर बल आरोपित किया जाता है, जिस पर F वेक्टर बल आरोपित किया जाता है, तो पिंड में, अब आप बताएंगे जब मैं किसी भी पिंड में F बल लगाता हूं तो उसमें क्या होगा, विस्थापन होगा। तो पिंड में dx वेक्टर विस्थापन हो जाता है। एक एक लाइन को मैं समझाते हुए चलूंगा। देखिए पहली लाइन क्या है, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ये कोई क्या है, m द्रव्यमान का कोई पिंड जिस पर F बल आरोपित किया जाता है। अब इधर मैं बल लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ विस्थापन होगा और पिंड यहां जाएगा, तो ये विस्थापन कितना है, dx। तो पिंड में dx विस्थापन हो जाता है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए पिंड का वेग v1 है, कितना है, v1। जैसे ही मैं इसका बल लगाऊंगा तो वेग तो बढ़ेगा और वेग बढ़कर मान लीजिए v2 हो गया। मतलब कि अब हम क्या लिखेंगे, जिसके कारण पिंड का वेग v1 से बढ़कर v2 हो जाता है। ये तो समझ में आ गया आपको कि माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है जिस पर F बल आरोपित किया जाता है, तो पिंड में dx विस्थापन हो जाता है, तो पिंड में dx विस्थापन हो जाता है। अब मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूं कि जब इस पर बल लगाया तो मान लीजिए इसका वेग v1 था, जैसे मैं चल रहा हूं इस प्रकार से चल रहा हूं और पीछे से मेरा वेग v1 है, पीछे से मेरे आकर कोई पुश करे, धक्का मारे, तो मेरा वेग कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। इसी प्रकार आप इसको समझेंगे कि इसका वेग v1 है, F बल लगाया, dx विस्थापन हुआ, तो उसका जो वेग है चेंज होगा v2, और जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उत्पन्न क्या होगा, एक्सीलरेशन। देखो समझ में आ रहा है, बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है। m द्रव्यमान का पिंड था, F बल आरोपित किया, dx विस्थापन हुआ, इसका वेग v1 था, जैसे ही F बल आरोपित किया तो वेग में परिवर्तन होगा, वो v2 हो गया, और वेग में परिवर्तन हो रहा है तो एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, तब वेग v1 से बढ़कर v2 हो जाता है, तब वेग v1 से बढ़कर v2 हो जाता है, और त्वरण A उत्पन्न हो जाता है। यहां तक की कहानी आपको क्लियर होगी। F बल लगाया, m द्रव्यमान के पिंड पर dx विस्थापन हुआ, वेग v1 से v2 हुआ, वेग में परिवर्तन की दर हम त्वरण कहते हैं, और एक्सीलरेशन भी हमारे पास क्या हो गया है, उत्पन्न हो गया है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अतः अब हम लिखेंगे कि किसी भी पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य का मान, यहां लिखेंगे अब, अतः पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य का मान, देखिए क्या होगा, dw बराबर, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। सही बात है। तो बल कितना है, F, विस्थापन कितना है, dx, और ये अदिश गुणनफल का डॉट है, ये साइन है। देखिए अब आप बोलेंगे कि हमने तो कार्य की परिभाषा पढ़ी है कि बल के क्षैतिज घटक
और विस्थापन के गुणनफल को, अरे बल का क्षैतिज घटक मतलब F cos थीटा और विस्थापन dx, जब F cos थीटा को dx को गुणा करेंगे तो क्या होगा, F dx cos थीटा, और कोस बताता है अदिश गुणनफल को, इसलिए हम कह सकते हैं कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। समझ में आ गया ना, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब जैसे ही मैं ये डॉट हटाता हूं तो मेरे पास बाहर क्या निकलता है, एफ डी एक्स कोस थीटा। देखिए अभी जो आपके मन में था वहीं आ चुका है। अब यदि एफ पैरेलल हो डी एक्स के, मतलब कि जिस दिशा में, अभी अभी जो पिछला डायग्राम था वो माइंड में लाएंगे, जिस दिशा में मैं पिंड पर एफ बल लगा रहा था उसी दिशा में क्या हो रहा था, विस्थापन हो रहा था। यानी दोनों का मध्य एंगल कितना है, 0 डिग्री। कब होगा ऐसी कंडीशन, जब एफ समांतर होगा डी एक्स के, मतलब जिस दिशा में मैं बल लगाऊंगा उसी दिशा में क्या होगा, विस्थापन होगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। अतः हमारे पास जो कार्य आएगा वो आएगा एफ डी एक्स। अब हम अल्प कार्य क्यों निकाल रहे हैं, देखो अभी हमें पता नहीं है कार्य कितना है, इसलिए अभी हम अल्प कर रहे हैं। अब हमें W चाहिएगा तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे देखिए, आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए हम जानते हैं कि F बराबर होता है ma, सेकंड लॉ ऑफ किसका, आपका नहीं, न्यूटन का। ठीक है जी, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। देखिए F बराबर ma रखो यहां पर, यह आ गया मेरे पास dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। एफ की जगह मैं ma रख रहा हूं तो dw एम ए डी एक्स मेरे पास आ गया है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ऐसे की ऐसे, एक की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेग में परिवर्तन की दर भी क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर, चूंकि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन की दर, इसलिए मैंने जो ए था इसकी जगह क्या लिख दिया, डीवी अपॉन का dt, डीवी अपॉन का dt। यहां तक आप पहले नोट करेंगे, एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय किस किस के मध्य संबंध व्यक्त करती है, कार्य एवं गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध को व्यक्त करती है, ये हमने सिद्ध कर लिया। कार्य ऊर्जा प्रमेय, किसी भी पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य का मान गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। अब हम इसको डेराइव कर रहे हैं। माना m द्रव्यमान का मैंने पिंड लिया जिस पर F बल आरोपित किया, भी डायग्राम से भी बताया, तो पिंड में dx विस्थापन होगा, बल लगाएंगे तो विस्थापन होगा, तब वेग v1 से बढ़कर v2 हो गया, एक्सीलरेशन उत्पन्न हो गया। तो पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य का मान हम इतना होता है, और F की जगह हमने ma रखा, और a की जगह हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो पहले यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं। देखिए हमारे पास क्या आया था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स आ चुका था, ये वाला। फिर हमने एफ के बराबर क्या लिखा था, एम ए, किससे, न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो मेरे पास क्या आया था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए डी एक्स। चूंकि हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो यहाँ ए की जगह डी वी अपॉन डी टी रख देते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन का डी टी डी एक्स। अब मैं इस समीकरण को क्या ऐसे लिख सकता हूं, एम डी एक्स अपॉन का डी टी और डी वी। देखिए जो डी टी है ना वो एम डी वी डी एक्स के नीचे है, डी टी कहीं भी जा सकता है, बस आपको इसका क्या करना है, उपयोग करना है। तो मैंने इसका उपयोग करने के लिए डी टी को डी एक्स के नीचे लगा दिया। अब हम जानते हैं कि वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो मैं डी एक्स अपॉन डी टी की जगह क्या लिख दूंगा, वेग लिख दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा एम वी डी वी। अब आपको कुछ कुछ लग रहा होगा कि यह समाकलन के रूप में आ रहा है। अब हमें संपूर्ण कार्य चाहिए, तो अतः चूंकि पिंड का वेग
V1 से बढ़कर V2 हो जाता है। अभी हमने देखा कि जब मैं पिंड पर F बल आरोपित कर रहा था तो उसमें विस्थापन dx था और उसका वेग V1 से बढ़कर V2 हो रहा था। अब हमें चाहिए कुल कार्य, तो कुल कार्य लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। समाकलन किसका करूंगा मैं, एम वी डीवी का। अब लास्ट में डीवी है तो समाकलन तो आपको आते हैं, v की लिमिट चाहिए, इसलिए तो वेग v1 से बढ़कर v2 हो गया। मतलब प्रारंभिक वेग v1 था तो अंतिम कितना था उसका, v2 था। ये इसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई। चलिए अब इसका समाकलन कर दीजिए। m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समाकलन v1 से v2 v dv, इसका जब समाकलन होगा तो मेरे पास आएगा w इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई टू v2 v1। समाकलन सबको आता होगा, v की पावर 1 है यानी x की पावर n, तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन का n प्लस 1। इस प्रकार से समाकलन कर दिया मैंने, और इसकी जो अपर लिमिट है वो ऊपर आ गई, लोअर लिमिट है जो नीचे आ गई। अब हम लिमिट का मान रखते हैं, w इज इक्वल टू m तो क्या है, बाहर है। देखिए दो भी कांस्टेंट है तो मैं दो को भी बाहर ले लेता हूं। अब मेरे पास बचा v स्क्वायर अंदर, तो जब v2 को मैं v स्क्वायर की जगह रखूंगा तो v2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, माइनस का क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर। तो m/2 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है w इज इक्वल टू 1/2m v2 स्क्वायर माइनस 1/2m v1 स्क्वायर, यह आता है मेरे पास। ठीक है, देखिए अब यहां तक पहले आप नोट करेंगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। यहां तक मैंने कर लिया था, dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स कब आया था, जब f पैरेलल होगा dx के तो थीटा इज इक्वल टू 0, कोस 0 की वैल्यू 1। f की जगह m a रखा, a का हम मान जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर, ये रखा, और हम वेग जानते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर, इस प्रकार से रख दिया। अब हमें पता है पिंड का वेग v1 से बढ़कर v2 हो रहा है। समाकलन करते हुए हमने w का मान यहां तक निकाल लिया है, तो आप यहां तक पहले नोट करें। कर लिया नोट? चलिए मैं इस साइड को क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। अब देखिए यहां K1 इज इक्वल टू तो क्या है, 1/2m v1 स्क्वायर। चूंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2m v स्क्वायर है, जब यहां v की जगह 1 आ जाएगा तो K1 हो जाएगा। K2 की जगह क्या लिख देंगे हम, 1/2m v2 स्क्वायर। तो अब हमारे पास कार्य क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, K2, और इसकी जगह मैं लिख दूंगा K1, अर्थात w इज इक्वल टू डेल K। ये हमारे पास क्या हो गया है, आपका हेंस प्रूफ हो गया है। यही हमें सिद्ध करना था कि किसी भी पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य का मान गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बिल्कुल आसानी से मैंने समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं। जब हम इसके आगे जाते हैं हमें यहां से मिल रहा है w इज इक्वल टू K2 माइनस का K1 यानी डेल के, ये हमारे को प्राप्त हो चुका है। अब यहां से मैं पहली कंडीशन देख रहा हूं। पहली कंडीशन क्या है, देखो हमने पहले देख लिया कार्य की विभिन्न स्थितियां पढ़ी, वहां हमने देखा कार्य का मान धनात्मक कब होता है, जब हम बल जिस दिशा में लगा रहे हैं विस्थापन भी उसी दिशा में होता है। ये तो कार्य की परिभाषा से देखा था हमने। ऋणात्मक कब होता है, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और बल लगाए जा रहे हैं विस्थापन कुछ हो नहीं रहा, तब कार्य क्या होता है, शून्य। अब इस फॉर्मूले के अनुसार यदि हम देखें कि कार्य धनात्मक कब होता है, तो जब K2 का मान K1 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो कार्य धनात्मक होता है। यहां पर जो हमारे पास K1 है
वो क्या है? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है जी। और जो K2 है वो है अंतिम गतिज ऊर्जा। K2 क्या है? अंतिम गतिज ऊर्जा। तो जब अंतिम गतिज ऊर्जा का मान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के मान से अधिक होगा तो कार्य पॉजिटिव आएगा। पहली कंडीशन। फॉर्मूले के अनुसार अलग कंडीशन थी, इसके अनुसार अलग है। देखिए दूसरा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। दोनों में जब पूछेगा, यदि आपको फॉर्मूले के अनुसार पूछे तो मैंने पिछले लेक्चरों में बता रखा है, आपको वो लिखना है। यदि आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार पूछे तो मैं लिखवा ही रहा हूं। अब देखिए, जब K2 का मान यानी अंतिम गतिज ऊर्जा का मान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के मान से कम हो, जब K2 का मान K1 से कम हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। तो हमारे पास कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। सही बात है। मान लीजिए प्रारंभिक मेरे पास जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है? 5 जूल है, और अंतिम जो गतिज ऊर्जा है वो मेरे पास 8 जूल है। तो 5 माइनस का 8 कितना होगा? -3, यानी कार्य कितना आ जाएगा मेरे पास? ऋणात्मक आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब शून्य कब होगा कार्य का मान? कार्य का मान शून्य तब होता है जब K2 = K1, तब कार्य का मान शून्य होता है। कार्य का मान शून्य होता है। ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास जो कार्य ऊर्जा प्रमेय थी, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें थी। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय हमने सिद्ध कर दी है। इसके साथ ही हमें इसके जो 3 पॉइंट मिलते हैं इंपॉर्टेंट, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब K2 बड़ा होगा K1 से तो हमारे पास जो कार्य है वो पॉजिटिव होगा। K2 जब छोटा होगा K1 से तो कार्य नेगेटिव होगा, और दोनों जब इक्वल होंगे यानी K2 = K1 तो कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो ये है हमारे पास कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो कि मैंने आपको आसानी से समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखो प्रमेय का देखेंगे। प्रमेय का मतलब संबंध, यानी कार्य और ऊर्जा के मध्य संबंध। तो गतिज ऊर्जा और कार्य के मध्य संबंध व्यक्त करता है। फिर हम इसकी डेफिनेशन देंगे, मतलब इसका सिद्धांत देंगे, और ये हमारे को सिद्ध करना था, जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय समाप्त होती है, और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और जितने भी स्टूडेंट हैं BSc फर्स्ट ईयर के, वहां तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, और लगातार आप मेहनत करते रहें। वीडियो किसी दिन नहीं आती है, वैसे तो रेगुलर आ रही है वीडियो, कभी कुछ इशू हो जाता है तो नहीं आ पाती। आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे। ठीक है जी, तो लगातार पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं एक नए लेक्चर, नए जोश के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।